मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला है। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक तो पंचधा मैत्री से दशाओं को देखने की जरूरत है, दूसरा इक्वेशन थ्योरी के थ्रू, इक्वेशन थ्योरी के माध्यम से कि दशा और अंतर्दशा के जो स्वामी ग्रह हैं वो किस इक्वेशन में आपस में बैठे हुए हैं, इस माध्यम से इनको देखने और समझने की जरूरत है। आज हम लोग जानेंगे कि कल अगर आप लोगों ने अपनी किसी कुंडली पे देखा होगा, अपने परिचित की अपनी कुंडली पे, तो कुछ चीजें निकल के आई होंगी। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सुदर्शन पद्धति से कैसे देखते हैं। लगन कुंडली तो सबको पता है, चंद्र कुंडली भी सबको पता है, सूर्य कुंडली भी सबको पता है, ठीक है। चंद्रमा जिस भाव में है उस भाव को अगर हम पहला भाव मान के गिन रहे हैं तो ये चंद्र कुंडली हो गई। सूर्य जिस भाव में है उसको अगर हम पहला भाव मान के गिन रहे हैं तो ये सूर्य कुंडली हो गई। तीनों ही लगन है, सूर्य लगन, चंद्र लगन और लगन, तीनों ही लगन है। एक आपका शरीर है, लगन शरीर है, सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है। तीनों की ही बहुत ज्यादा महत्ता बताई गई है शास्त्रों में। खासकर मैंने जो भी पराशर ऋषि के बाद से जो भी शास्त्र है वहां पे तीनों लगन की महत्ता बताई गई है। लेकिन आजकल जो परंपरा है वो लगन के साथ चंद्र लगन देखने की ज्यादा है। शायद इसलिए कि अब लोगों की आत्मा धीरे धीरे मरती जा रही है। ये मैं जस्ट मेरा इन्फरेंस है। तो इसलिए हम लोगों ने सूर्य कुंडली को देखना छोड़ दिया। ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है, किसी ने बताया नहीं है, मेरे दिमाग में जो आया मैं उसको शेयर कर रहा हूं। सर, सूर्य कुंडली की महत्ता वैसे क्या है? क्या देखते हो उससे सर? सूर्य से आप अपनी आत्मा को देखते हैं। तो जब आप सूर्य को लगनवत बनाएंगे, जैसे आपकी कुंडली है, ठीक है, आपके तीसरे भाव में या पांचवें भाव में सूर्य है। एक मिनट, मैं इसको शेयर करके समझाऊं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। सर, ये मन और आत्मा की परिभाषा क्या होगी? मतलब ये तो समझना ही बड़ा मुश्किल चीज है, ये मन और आत्मा क्या है? मन और आत्मा समझना बड़ा मुश्किल चीज है। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मन और आत्मा के बारे हम लोगों ने, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, अलग से क्लास होगी, ठीक है। उसको जैसे मैं अगर बताऊं कि, एक मिनट, मन और आत्मा कहें आप, मन और बुद्धि कहें, कुछ भी उसको हम लोग किसी तरह से कह सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये एकदम से कोई अलग अलग चीज नहीं है, ये एकदम से कोई अलग अलग चीज नहीं है। बहुत बार हम कहते हैं ना कि इस काम को करने के बाद मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है,
मैंने ये गलत काम किया, किसी का बुरा किया, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है, लेकिन आपने वो काम कर दिया, लेकिन आपने वो काम कर दिया। मान लीजिए सामने से कोई एक आदमी गुजर रहा है, उसके पॉकेट से उसका पर्स गिर गया, आपने उसको उठा के रख लिया, ठीक है। आप उसको बता भी सकते थे, दे भी सकते थे कि भैया आपका पर्स गिर गया, आप ले लीजिए, लेकिन आपने उसको रख लिया। पर्स बहुत फूला हुआ था, आपको लगा कि पैसे इसमें काफी होंगे, बट आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपको लगा कि आपने ये काम गलत किया है और आपको ग्लानि हुई। उस समय जो आपने काम किया, जिस समय उठा के रखा, ये लालच का काम था, ये मन का काम था। और जो ग्लानि हुई वो मन से नहीं हुआ, वो आपकी आत्मा से ग्लानि हुई, आपकी आत्मा ने आपको धिक्कारा। हम यही शब्द प्रयोग करते हैं ना कि हमारी आत्मा ने हमको धिक्कारा। तो ये बड़ा फाइनर चीज है। जैसे मन और बुद्धि में क्या फर्क है कि मान लीजिए आप, बेसिक में इसमें बड़ा हम लोग डिटेलिंग से करते हैं, जब लगन की राशि और हम लोग जन्म राशि की बात करते हैं। तो मान लीजिए हम स्कूटर से जा रहे हैं, पीछे से एक रिक्शे वाले ने धक्का मारा, पीछे से एक धक्का लगा, रिक्शा वाला छोड़ दिया, पीछे से एक धक्का लगा, आप स्कूटर रोके, आपने पीछे देखा एक रिक्शा वाला है, एक रिक्शा वाला है, तो शायद आप उसको गाली देंगे, 2 थप्पड़ भी मार देंगे। एक वैगन आर वाला है या एक नॉर्मल मझोले साइज के कार वाला है, तो उससे शायद आप तू तड़ाक कर लें, बहस कर लें। एक फॉर्चूनर वाला दिखेगा जिसमें 3 दबंग आदमी बैठे हुए हैं, तो आप कुछ नहीं बोलिएगा, आप चुपचाप अपना ही स्कूटर साइड कर लीजिएगा। उल्टे अगर हो सकता है वही बोले कि तुम कैसे चला रहे थे, मेरे गाड़ी में डेंट लग गया, तो आप शायद माफी मांग लें। तो मन, गुस्सा आपको तीनों जगह आया। जैसे ही पीछे से धक्का लगा, आपका मन रिएक्ट किया और गुस्सा आया, लेकिन तुरंत उस मन को आपकी बुद्धि ने अपनी छलनी से छाना और देखा कि उस मन को कैसे मैनिफेस्ट करना है। तो विचार, भावनाएं मन में उठती हैं, बुद्धि उसको अपने एक्सपीरियंस से, जो उसने दुनिया में एक्सपीरियंस देखा है, जो उसने अभी तक एक्सपीरियंस देखा है, समझा है, उसके हिसाब से वो उसको मैनिफेस्ट करता है। तो वैसे ही मन और बुद्धि भी कोई एकदम 180 डिग्री की चीज नहीं है कि एक लाल कपड़ा है और एक सफेद कपड़ा और एक काला कपड़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों बहुत मिले हुए हैं। वैसे ही मन, आत्मा, बुद्धि सब एक दूसरे से बहुत इंटरमिंगल्ड है, बहुत गुथे हुए हैं आपस में, और इनको इन सब चीजों को धीरे धीरे मनन करके समझा जा सकता है। परिभाषित करना एकदम से परिभाषित कर देना बड़ा मुश्किल चीज है। ये वही चीज है, ये शायद वही चीज है कि लोग पूछे कि भाई प्रेम की परिभाषा क्या है, ईश्वर की परिभाषा क्या है, तो बड़ा मुश्किल चीज है। प्रेम क्या है ये आप उससे पूछिए, ये अभी आप हमसे पूछिएगा, अपने आप से पूछिएगा, तो शायद जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग उस उम्र से गुजरते हुए भी अब उम्र के उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां की उसकी परिभाषा बदल चुकी है, जहां की उसमें एक प्रैक्टिकलिटी भी आ चुका है। लेकिन उस 16 साल, 17 साल, 18 साल के लड़का या लड़की से पूछिए कि प्रेम क्या है, तो उसका जवाब सुनिए क्या होता है। तो ये बड़ा इंटरमिंगल चीज है। मन, बुद्धि, आत्मा, जो भी इस तरह की चीजें हैं, एकदम से ऐसा नहीं है कि अलग अलग आप बाइफरकेट करके देख सकते हैं। तो इसी तरह सूर्य कुंडली से अगर आपको शेयर करके बताऊं, ये कल वाली कुंडली है,
तो अब देखिए सूर्य यहाँ पे, अच्छा पहले देखिए ये लगन है, ठीक है, ये लगन भाव है, मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन की कुंडली में क्या हो गए, शुक्र शुभ भाव के स्वामी हो गए, पंचमेश हो गए, ठीक है। अब जैसे ही मैंने सूर्य लगन की कुंडली बनाई, सूर्य को इसको मैंने फर्स्ट हाउस गिना, तो शुक्र तृतीयेश हो गए, ठीक है। तो मेरे शरीर के लिए, मेरे लगन के लिए जो शुक्र अच्छे थे, मेरी आत्मा के लिए वो शुक्र अब अच्छे नहीं रहे। मेरे ये चंद्र लगन भी बन गया, ठीक है, यही शुक्र चंद्र लगन के स्वामी भी बने, तो मेरे मन के लिए शुक्र अच्छे हैं। तो जैसे ही इस कुंडली में हम चंद्र लगन बनाएंगे, मेरा पंचम भाव की कोई और राशि हो जाएगी, मेरे पंचमेश शनि हो गए, चतुर्थेश और पंचमेश शनि हो गए, मतलब शनि योगा कारक हो गए। शनि चंद्र लगन की कुंडली में शनि योगा कारक हो गए, चंद्र लगन की कुंडली में 1 2 3 4 5 शनि योगा कारक हो गए। सूर्य लगन की कुंडली में ये 6th और 7th लॉर्ड हो गए, परम पापी हो गए, ठीक है। और लगन कुंडली में ये अष्टमेश भी है और नवमेश भी है। अब यही हम लोग बताना चाह रहे हैं कि तीनों ही लगन है, इसी 3 चीज से मिलते किसी भी व्यक्ति का निर्माण हुआ है, शरीर, मन और आत्मा। या तो शरीर मरता है, या आत्मा मरती है, या हम कहते हैं कि हमारा मन मर गया। और कोई चीज नहीं बोलते हैं कि मेरा हाथ मर गया, मेरा पांव मर गया। इस व्यक्ति की आत्मा तो मर चुकी है, मेरा मन मर गया है, और शरीर तो मरता ही मरता है। यही 3 चीज मरता है, यही 3 चीज जीवन का संचार भी करता है। इसीलिए ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सुदर्शन लगन में क्या होता है कि आपने तीनों ही लग्नों को, हम ऐसे भी इस तरीके से भी तीनों लगन को देख सकते हैं। अब चंद्र कुंडली बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि इसको उठा के हम फर्स्ट हाउस में ले जाएं। उससे क्या होता है, उससे सिर्फ एक आसानी हो जाती है। क्योंकि आपको याद है कि इसको पंचम भाव बोलते हैं, इसको नवम भाव बोलते हैं। अगर किसी को इसी से प्रैक्टिस है कि भाई ये पंचम भाव हो गया, ये नवम भाव हो गया, ये दशम भाव हो गया, तो वो अपना उससे कर सकता है, ठीक है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप इसको उठा के यहाँ ले जाइए या सूर्य को उठा के यहाँ पे ले जाइए। लेकिन ऋषियों ने एक साथ देखने के लिए सुदर्शन चक्र पद्धति बना दी, सुदर्शन चक्र पद्धति बना दी, जिससे कि आप तीनों लग्नों को एक साथ देख सके। इसमें कहीं पे है जो बनता है, मैं इसको चार्ट, सुदर्शन चक्र, ठीक है, ये सुदर्शन चक्र है, ये सबको दिख रहा है। तो अब वहां पर क्या था, सूर्य, पानी सूर्य अपनी राशि में थे, सिंह लगन में थे। चंद्रमा शुक्र की राशि में थे। याद आ गया या किसी को मैं दोबारा उस पे जाऊं? बर्थ चार्ट, ये लगन क्या है, लगन मिथुन है। सूर्य लगन मतलब सूर्य किस राशि में है, पंचम में, सिंह राशि में,
स्वराशि के हैं। सूर्य कुंडली स्वराशि की है, चंद्र कुंडली तुला राशि की है। तुला अब इसको हम लोग आते हैं सुदर्शन चक्र। ये देखिए, सबसे पहले सूर्य, ऋषियों ने सूर्य को सबसे ऊपर स्थान दिया। सूर्य, ये पूरा फर्स्ट हाउस है ये सूर्य का, सूर्य कुंडली का। सेकेंड हाउस 5 से शुरू होगा तो 6, 7, 8, 9 ऐसे करके आ गया। इसके बाद ये मन, चंद्र कुंडली, इसके बाद ये लगन कुंडली, मिथुन राशि, तुला राशि और सिंह राशि। तीनों ही लगन है और तीनों का ही बहुत ज्यादा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसीलिए सुदर्शन चक्र पद्धति अपनाई गई या निकाली गई, जिससे कि फल कथन में कहीं पर चूक नहीं हो। अब मैंने क्या कहा, ठीक है, तो ये इसकी बनावट हम लोग समझ गए। तीनों का फर्स्ट हाउस एक जगह लिखा हुआ है, तीनों का सेकंड हाउस एक जगह लिखा हुआ है, तीनों का थर्ड हाउस एक जगह लिखा हुआ है, तीनों का फोर्थ हाउस एक जगह लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम लोग वापस जाते हैं, अब हम लोगों ने क्या देखा कि भाई सूर्य लगन में तो शनि परम मारक हैं, रोगेश भी हैं, मार्केश भी हैं। चंद्र लगन में शनि परम योगाकारी हैं, चंद्र लगन में शनि परम योगाकारी हैं, चूंकि शुक्र का लगन बन गया। और लगन में शनि योगाकारी है। तो अब यहां पर आ गया विरोधाभास। अब यहां पर आ गया विरोधाभास कि अब इसको कैसे देखा जाए। ठीक है, बहुत शुरू में हम लोगों ने एक बात की थी, आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन में भी और बेसिक क्लास में भी। ग्रहों की हम लोगों ने 2 श्रेणियां बनाई थी। पहला जो आपस में मित्र होते हैं, दूसरा जो आपस में मित्र होते हैं। वो 2 श्रेणियां क्या हैं, नोट कर लीजिए। सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये आपस में मित्र हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये आपस में मित्र हैं। और दूसरी श्रेणी है शुक्र, शनि, बुध, ये आपस में मित्र हैं। अगर आप नैसर्गिक मित्रता चक्र में भी देखिएगा तो यही कॉम्बिनेशन मिलेगा। शुक्र, शनि और बुध, ये आपस में मित्र हैं। अब पहली श्रेणी जो सूर्य वाली है, इनको देव कहा गया, देव। जो शुक्र वाली है, इनको असुर कहा गया। देव और असुर। तो अगर लगन, सूर्य का लगन क्या है, सिंह लगन का है, तो अगर लगन देव वाला है तो उसको बोलेंगे देव लगन। अगर लगन असुर वाला है तो उसको बोलेंगे असुर लगन। अगर जैसे चंद्रमा का लगन क्या है, चंद्रमा का लगन है तुला, शुक्र का, तो चंद्रमा असुर लगन का हुआ। लगन क्या है, बुध का,
तो लगन असुर लगन का हुआ। सूर्य का लगन क्या है? सिंह का। सिंह मतलब सूर्य, तो सूर्य लगन देव लगन हुआ। क्लियर है यहां तक? तो 3 लगन हुए, 2 प्रकार हुए। 3 लगन हो गए, उसके 2 प्रकार हो गए। अब उन 2 प्रकारों में 3 लगन में जो एक जैसे होंगे, जो एक जैसे होंगे, उनके हिसाब से उस पूरी कुंडली के अच्छे और बुरे ग्रहों की पहचान की जाएगी। ठीक है? जैसे हम लोगों ने जो कुंडली शेयर किया हुआ है, जिसपे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये असुर लगन है। स्क्रीन देखिए, ये लगन जो हुआ ये असुर लगन हुआ। ये जो हुआ सूर्य लगन, ये देव लगन हुआ। चंद्र लगन भी असुर लगन हुआ। तो 3 में 2 असुर लगन हो गए। तो असुर ग्रह कौन कौन हुए हैं? असुर ग्रह हैं शनि, शुक्र और बुध। ये इस पूरी कुंडली के लिए ये तीनों प्लैनेट अच्छे माने जाएंगे। सूर्य मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे। कई बार जीवन में क्या होता है कि आप देखिएगा कि आपकी त्रिकोण की दशा चल रही है, या केंद्र की दशा चल रही है, या किसी शुभ ग्रह अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, लेकिन जीवन में उतनी शुभता घटित नहीं हो रही है। या किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, अशुभ भाव की दशा चल रही है, और जीवन में उतनी अशुभता नहीं घटित हो रही है। ये इसलिए क्योंकि वहां पर हम सिर्फ लगन से उसको देख रहे होते हैं। तीनों लग्नों से जितना बल मिलेगा, तीनों लग्नों से या किसी दशा का तीनों लग्नों को जितना बल मिलेगा, उतनी ज्यादा शुभता या अशुभता घटित होगी, और उसी तरह से शुभता या अशुभता घटित होगी। अब अगर मैं इसी कुंडली की बात करूं, तो अच्छे, तो एक तो जो भंडारी सर हमेशा बोलते हैं कि मेजॉरिटी स्पीक्स। किसी भी चीज में अगर ज्यादा चीजों को देखने का प्रावधान है, उसके 2, 3, 4, 5 पैरामीटर्स हैं उसको देखने के, समझने के, तो मेजॉरिटी स्पीक्स। जिनकी संख्या ज्यादा होगी, अगर ज्यादा चीजें हाँ बोल रही हैं तो हाँ। जैसे कल इसका हम लोगों ने बड़ा डिटेलिंग किया था, प्रियंका जी थी क्लास में, कि किसी भी भाव को या इसको कितने अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, तो उनको हम कैसे देखेंगे। मैं यहां पर भी चर्चा करूंगा उसकी। थोड़ा सा दशा से हम लोग हटेंगे, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल्स को समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम इनके पीछे के लॉजिक को समझ सकें। देखिए, जैसे जैसे मैं नई नई चीजें पढ़ते रहता हूं, मुझे खुद नया नया ज्ञान होते रहता है।
सीखता हूं, पढ़ता हूं, नया ज्ञान होता है, तो मैं चाहता हूं कि वो ज्ञान आप लोगों को भी मैं ज्ञान तो मैं नहीं बोलूंगा कि ज्ञानी तो मैं नहीं हूं, वो जानकारी मैं आप लोगों तक भी पहुंचाऊं। जैसे कल धन वेल्थ एस्ट्रोलॉजी में मैंने एक योग का जिक्र किया था, द्वादश शुक्र योग। द्वादश शुक्र योग जो है, मतलब लगन से द्वादश भाव में शुक्र आके बैठ गया। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि छठे का मंगल, आठवें का शनि और 12वें का शुक्र अच्छा होता है। कई बार उन्होंने रिपीट किया है। तो ये क्यों अच्छा होता है? सर एक बार रिपीट कर देंगे आपने जो ये ग्रह बताए प्लीज। छठे का मंगल, आठवें के शनि और 12वें के शुक्र। एक तो मुझे बड़ा खराब लगता है जो ग्रह को लेके हम लोग ग्रहों को लेके हम लोग प्रयोग करते हैं कि जैसे अभी मैंने बोल दिया कि छठे का मंगल या 8वें का शनि, तो छठे के मंगल, 8वें के शनि, मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि ऐसे ही बोलना चाहिए, लेकिन अब आदत जो बनी हुई है तो नहीं हो पाता है। खैर, तो एक एक वैदेही जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज, पूछना होगा तो ओपन कर लीजिएगा। हाँ। तो एक थ्योरी आती है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। ज्योतिष में एक थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, बहुत, या सादृश्यता का सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं, समानता का सिद्धांत, सादृश्यता का सिद्धांत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो छठे में मंगल, अब जब मैंने ये वर्ड बोल दिया तो अब क्लैरिटी आ जाएगी। छठे में मंगल क्यों अच्छे होंगे? छठा युद्ध स्थान है और मंगल युद्ध के ग्रह है, इसलिए एक तो वो वहां कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे, एक तो वो खुद वहां कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे, दूसरा वो भाव भी कंफर्टेबल होगा कि हाँ मेरा काम करने वाला कोई व्यक्ति यहां है। अष्टम में शनि क्यों? अष्टम भाव आयु का भाव है, अष्टम भाव आयु का भाव है और शनि ही आयु के कारक है, शनि ही आयु के कारक है। लेकिन सिर्फ ग्रह के रूप में सिर्फ शनि आयु के कारक है, ग्रह के रूप में सिर्फ शनि आयु के कारक है। ठीक है। 12वें में शुक्र क्यों? 12वां स्थान भोग का स्थान है और शुक्र भोग के ग्रह है, तो भोग का ग्रह भोग के स्थान में चला गया, भोग का स्थान भी खुश और भोग का ग्रह भी खुश। अब जैसे अगर आयु देखनी हो, इसी प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी पे हम लोग बात करें, अगर आयु देखनी हो तो आयु किन किन चीजों से देखी जाएगी? पहला, लगन। कई चीजें होंगी जो कि आयु को डिफाइन कर रही होंगी। पहला लगन, ठीक है। दूसरा लग्नेश, तीसरा लगन का कारक सूर्य। सूर्य स्वास्थ्य के कारक हैं, तो स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा, जितना संतुलित होगा, आयु उतनी अच्छी होगी। तो लगन, लग्नेश, सूर्य। इसके बाद आइए अष्टम भाव, अष्टमेश, ये आयु स्थान है। नंबर 3 थर्ड हाउस, थर्ड लॉर्ड, अष्टम से अष्टम। और
आयु के ग्रह शनि प्लस चंद्रमा ये सब जितने बली होंगे, जितने सामर्थ्यवान होंगे, जितने शुभ होंगे, जितने शुद्ध होंगे, आयु उतनी अच्छी होगी। अच्छी का मतलब उतनी लंबी भी और उतनी परेशानियों से बिना परेशानियों वाली भी। तो यही प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी है। किसी भी चीज को अगर समझना है तो प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी से देखना होगा कि उस चीज को, उस तत्व को, उस पदार्थ को, उस संबंध को कौन कौन से भाव और कौन कौन से ग्रह डिनोट कर रहे हैं। अब जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, संन्यास योग क्या होता है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। हम लोग इसके लॉजिक पे जा रहे हैं। कोई आदमी सन्यासी हो गया मतलब घर कुटुंब को छोड़ दिया। घर कुटुंब कहां से आता है? सेकंड हाउस। उसने धन, वैभव, विलास, सुख सुविधा को त्याग दिया। कहां से आएगा? फोर्थ हाउस। उसने दाम्पत्य जीवन से, स्पाउस वाले रिलेशनशिप से मुंह मोड़ लिया। कौन सा हाउस आएगा? सेवेंथ हाउस। भोग के दो स्थान है, पहला सेवेंथ हाउस, दूसरा 12th हाउस। 12th हाउस मोक्ष का भी स्थान है। तो घर कुटुंब छूटा, परिवार छूटा, दाम्पत्य छूटा। सन्यासी बनने के लिए तो पहली क्राइटेरिया इतनी है। बिना इनको छोड़े कोई सन्यासी बन सकता है? नहीं बन सकता है। मतलब ये तीनों भाव और उन भावों के स्वामी पीड़ित पाए जाएंगे। अब ये पीड़ा पहुंचेगी कैसे? ये पीड़ा पहुंचेगी पृथकतावादी ग्रहों से। पृथकतावादी मतलब काटने वाले, अलग। पृथकतावादी ग्रह कौन कौन से हैं जो अलगाव पैदा करते हैं? शनि, सूर्य, राहु और 12th लॉर्ड। सर केतु नहीं आएगा? सर केतु अलगाव? केतु कुछ चीजों में आता है, कुछ में नहीं आता है। कई सारी चीजों में आता है, कई सारी चीजों में नहीं आता है। केतु की प्रकृति थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो उनपे, इन जिन चीजों की हम लोगों ने बात की, उन पर इन ग्रहों का प्रभाव हो, या इनके ये ग्रह जिस राशि में बैठे हुए हों, ये ग्रह जिस राशि में बैठे हुए हों, उस राशि के स्वामी का प्रभाव। हम लोग जब डिस्पोजिटर की बात करते हैं तो ये डिस्पोजिटर अपने बल का प्रभाव देता है अपनी राशि में बैठे ग्रह को, और राशि में बैठा ग्रह अपनी प्रकृति का प्रभाव देता है डिस्पोजिटर पर। डिस्पोजिटर बल देता है और ग्रह डिस्पोजिटर को अपनी प्रकृति देता है।
तो जो भी संन्यास योग बनेगा या जितना भी आप पढ़िएगा उसमें इन्हीं तरह के कॉम्बिनेशंस होंगे। तो कल हम लोग बात कर रहे थे द्वादश शुक्र योग की। तो द्वादश शुक्र योग मतलब 12वें भाव में शुक्र बैठ गए, ठीक है, वो भोग के ग्रह भोग स्थान में। अब भोग के ग्रह भोग स्थान में क्या देंगे? व्यक्ति के जीवन में भोग देंगे। भोग मतलब ऐश्वर्य, सुख, धन होगा, संपत्ति होगी, नौकर होगा, चाकर होगा, बढ़िया रहना, खाना, पहनना, यही सब जीवन का भोग है, आम जीवन का। तो ये ऐसे तो होगा नहीं, इसके लिए चाहिए पैसा। तो जो भोग देगा वो पैसा भी देगा। इसलिए द्वादश शुक्र योग व्यक्ति को धनवान बनाने का योग है। अब मैं यहीं पे बताना चाह रहा था कि अब जैसे मान लीजिए, अच्छा ये हमेशा ध्यान देना है, जब भी हम लोग सिर्फ भाव की बात करते हैं तो ये हमेशा ध्यान देना है कि मान लीजिए यहाँ पर शुक्र बुध की राशि में आ गए, मतलब कन्या राशि में हो गए, तो रिलेटिवली वैसा काम नहीं करेंगे जैसा कि वो मीन राशि में करेंगे, क्योंकि तब वो नीच के हो जाएंगे, है ना। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हमेशा हर जगह ध्यान रखना है कि ग्रह की जो डिग्निटी है उसी हिसाब से उसी रेशियो में वो अपना फल देंगे। तो अब मान लीजिए यहाँ पे आ गए वीनस, तो ये बन गया ये लगन है, लगन से द्वादश भाव में वीनस आ गए, ये द्वादश शुक्र योग बन गया। अब मान लीजिए यहां पर सूर्य है और यहाँ, तो ये लगन है और ये वीनस बैठ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है और यहाँ पे चंद्रमा है, तो सूर्य लगन से क्या हो गया? सूर्य लगन से वीनस, हो गया? नहीं, ऑन करो वहां से। सूर्य लगन से वीनस 9th है और चंद्र लगन से वीनस 6th है। एक तो स्थिति ये हो गई। तो तीन लगन में सिर्फ एक लगन से वीनस द्वादश है। अब यही स्थिति अगर यहीं पे सन भी हो गया, यहीं पे मून भी हो गया, ठीक है, तो तीनों ही लग्नों से वीनस 12 हो गया, तो ये वाला कंडीशन व्यक्ति को अतुल धन देगा। तो तीनों लगन की महत्ता ये है। अच्छा, अब ये बताएं कि जब सन और मून एक साथ होता है तो क्या होता है? अमावस्या सर। अमावस्या होती है। अमावस्या तिथि अच्छी नहीं मानी जाती है। अमावस्या तिथि, अमावस्या होगा या चतुर्दशी से लेके प्रतिपदा तक हो सकता है, मोटा मोटी अमावस्या ही कहेंगे। जो भी होगा चंद्रमा पक्ष बल से ही नहीं होगा, एकदम निर्बल होगा। तो अमावस्या का जन्म अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन देयर आर एन नंबर ऑफ योगा और एन नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस जहां पर चीजें अमावस्या को सुपरसीड कर जाती हैं। अमावस्या का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति गरीब हो या उसके जीवन में हमेशा परेशानी ही हो। अमावस्या का ज्यादा आपके मन को इंडिकेट करता है कि आपके मन में अंधेरापन है।
आपके मन में अंधेरापन है। भाई चंद्र लगन बलवान हो गया, चंद्र लगन को शुक्र का बल मिल गया, द्वादश शुक्र का। सूर्य लगन को द्वादश शुक्र का बल मिल गया, लगन को भी द्वादश शुक्र का बल मिल गया। अब इसको दूसरे तरीके से देखिए, ये शुभ कर्तरी में आ गया। एक तरफ से तो शुक्र का सपोर्ट मिल रहा है, अर्ध शुभ कर्तरी में आ गया, इसीलिए अष्टम भाव के शुक्र को भी अच्छा बोला जाता है। क्यों? एक तो वहां से वो सेकंड हाउस को देखते हैं, धन वाले भाव को देखते हैं। दूसरा, शुक्र सपोर्ट्स 9th हाउस। 8th हाउस की जो अशुभता है उसको अष्टम बैठे शुक्र ने खत्म करके 8वें की तरफ से शुभता प्रदान कर रहे हैं। तो 12वें की तरफ से वो लगन को शुभता प्रदान कर रहे हैं। सर, अगर 11वें में आ जाए सूर्य और शुक्र बैठा है द्वादश में, 11वें में सूर्य, 11वें में सूर्य, तो 11 सूर्य तो ऐसे भी अच्छा है। देखिए 11th हाउस में सारे ग्रह अच्छे होते हैं, और लेकिन शुक्र 12वें में, तो शुक्र 12वें में, अब शुक्र 12वें जो है वो लगन से तो 12 हो गया। और अगर आप देखिएगा तो शुक्र से कहां पे हुआ, ये सूर्य से वो धन भाव हो गया। यस, सूर्य लगन से अगर आप देखेंगी तो वो सेकंड हाउस है, वो धन भाव है। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मैटर करेगा ये मैटर करेगा कि शुक्र की, या फॉर दैट, माने ये तो हर ग्रह के लिए है कि उसकी डिग्निटी क्या है। क्या वो पाप शत्रु ग्रह में है, क्या वो पाप ग्रहों से पीड़ित है, शत्रु ग्रह में, यहाँ या मित्र है, उच्च का है, नीच का है। ये तो एक फिक्स पैरामीटर है जो कि हर जगह आपको देखना ही देखना है। डिग्निटी ऑफ द प्लैनेट, डिग्निटी ऑफ द प्लैनेट। भाई उसके पास जो होगा वही वो दे सकता है। हम लोग जो बात कर रहे हैं ये एक आइडियल सिचुएशन की बात होती है, ये एक आइडियल सिचुएशन की बात हो रही है। और यहीं से एक लॉजिक और एक तारतम्य को समझने की जरूरत है कि कब कहां कौन सा तारतम्य को लगाना है, किस तरीके से उसको देखना है। तो ये एक हमेशा के लिए ग्रह की डिग्निटी को देखना, ये हमेशा के लिए एक सत्य है। वो कोई राजयोग बन रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, अगर लक्ष्मी नारायण योग 2 मित्र ग्रहों के बीच बनेगा और 2 शत्रु ग्रहों के बीच बनेगा, दोनों के क्वालिटी में, दोनों के क्वांटिटी में अंतर होगा। इसीलिए क्या कहा गया, लक्ष्मी नारायण योग जब बने, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बने, तो कहां बने, या केंद्र में बने या त्रिकोण में बने। अब वही जाके 8वें भाव में बनेगा तो वैसा फलीभूत नहीं होगा। लक्ष्मी जी और नारायण जी मिल तो गए, लक्ष्मी जी और नारायण जी मिल तो गए, लेकिन मिले संघर्ष के भाव में, मिले पाताल में, जहां अंधेरा है। तो फिर आपको उसके लिए ज्यादा प्रयास करके उनको अंधेरे से लेके पहले उजाले में आना होगा। पहले अंधेरे से उजाले में लाइए, फिर उनका प्रकाश पाइए। तो सुदर्शन चक्र जो है उसको इसी तरीके से मेजॉरिटी स्पीक्स के आधार पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, या हम लोग समझेंगे कि अगर 2 लगन आसुरी लगन है
तो असुर श्रेणी वाले ग्रह जो 3 हुए, शुक्र शनि बुध, वो अच्छे हो गए। अगर 2 देव लगन है, 2 देव लगन है, तो सूर्य चंद्र मंगल गुरु, ये अच्छे ग्रह हो गए। अगर तीनों ही असुर लगन है तो भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि वहां पे कोई विरोधाभास नहीं रह जाएगा। अब जैसे मेरी कुंडली में भाई शनि एक जगह योगाकारी है, मिथुन लगन के हिसाब से योगाकारी है, अष्टमेश भी है। तुला लगन के हिसाब से, चंद्र लगन के हिसाब से वो परम योगाकारी है, और सूर्य लगन के हिसाब से वो 6th और 7th लॉर्ड हो गए। तो ये बड़ा विरोधाभास हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए सूर्य लगन भी मान लीजिए शुक्र का होता, या शनि का होता, या बुध का होता, तब कोई परेशानी ही नहीं थी। तो शनि आउटराइटेडली मेरे जीवन में अच्छा ही करते हैं। तो या तीनों आसुरी हो जाए तो भी बहुत अच्छा, तीनों देव हो जाए तो भी बहुत अच्छा। कहीं कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं रहेगा, ग्रहों को भी कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं रहेगा कि अच्छे मुझे इसके जीवन में इसके हिसाब से तो अच्छा करना है और इसके हिसाब से खराब करना है। कोई कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होगा उनके दिमाग में और हमारे जीवन में भी। उसको रीड आउट करना, उसको डेसिफर करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो हमेशा ये कहा गया कि सूर्य की तीनों लगन से देखिए, या कम से कम आप किसी भी ज्योतिषी के पास आपने कभी विजिट किया होगा या आप विजिट कीजिएगा, तो चंद्र कुंडली तो देखता ही देखता है ना। चंद्र कुंडली तो, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली तो देखता ही देखता है। तो ये तो रही सुदर्शन चक्र की कहानी। अब हम लोग मैं देखूं मैंने क्या कुछ और नोट्स बनाए हैं। सर आपने कहा था कि अमावस्या को कुछ चीजें सुपरसीड कर जाती हैं, तो मतलब उसका अच्छा प्रभाव हम कैसे देख सकते हैं? मतलब अमावस्या का कुछ अच्छा भी चीज है उसमें? देखिए अच्छा चीज नहीं, जैसे यही अगर हम बात करें इसी द्वादश शुक्र योग की, तो ये अमावस्या के कंडीशन को सुपरसीड कर गया। अमावस्या इनवेरिएबली, अगर केमद्रुम योग आप लोगों को याद होगा, तो केमद्रुम योग शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि एकदम दरिद्र हो जाएगा, ये करने लगेगा, वो करने लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि केमद्रुम योग बहुत आसानी से मिलने वाला योग है, और जितनी आसानी से मिलने वाला योग है उतनी आसानी से भंग होने वाला योग भी है। 2 योग सबसे ज्यादा भंग होते हैं, एक तो नीच भंग होता है सबसे ज्यादा, दूसरा केमद्रुम योग सबसे ज्यादा भंग होते देखा गया है। तो हर चीज का कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी है। केमद्रुम योग में हम लोगों ने बात की थी कि वहां अच्छाई बहुत है। केमद्रुम योग के जो व्यक्ति हैं, वो अगर दूसरों की काउंसलिंग करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों का सहारा बने, तो ये उनके लिए भी अच्छा है और ये काम भी वो बड़ा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके उनके मन में कहीं ना कहीं अकेलापन, खोखलापन रहेगा। चंद्रमा का मेन संबंध 2 ही चीजों से है, एक मन से,
दूसरा धन से। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मनसो जायते चंद्रमा, चंद्रमा मतलब मन, पहला चीज ये समझ लें। दूसरा, चंद्रमा मतलब धन भी, धन का प्रवाह। इसीलिए केमद्रुम में कहा गया कि जब चंद्रमा को ही बल नहीं है तो वो व्यक्ति राजा के यहां भी पैदा होगा तो निर्धन हो जाएगा। अब राजा के यहां पैदा होगा और निर्धन हो जाएगा, कहने का मतलब ही यही है कि भाई धनहीन हो जाएगा। चंद्रमा मतलब धन। हाँ हाँ निश्चित जी। सर ये ग्रह जो एक राशि में उच्च के हैं और एक में नीच के हैं, बट मंगल चंद्र के मित्र में राशि में है, बट वो मंगल की राशि में नीच के हो जाते हैं, ये क्या है? व्हाट इज दिस सर? ये मुझे भी अभी तक नहीं समझ में आया। ठीक है, सिर्फ मंगल की बात नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग मंगल बिकॉज मेरी पत्री में मंगल है वो। यस हाँ, तो मैं पूरी सीरीज बता दूं। मंगल शत्रु शनि की राशि में उच्च के हो रहे हैं और मित्र चंद्रमा की राशि में नीच के हो रहे हैं। चंद्रमा शत्रु शुक्र की राशि में उच्च के हो रहे हैं और मित्र मंगल की राशि में नीच के हो रहे हैं। ठीक है, शुक्र मित्र बुध की राशि में नीच के हो रहे हैं और शत्रु गुरु की राशि में उच्च के हो रहे हैं। इनका तो चलिए, सूर्य देव का तो ठीक है, मित्र की राशि में उच्च हो गए, शत्रु में नीच हो गए। मंगल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बुध भी ठीक है, अपनी राशि में उच्च के हैं, शत्रु की राशि में नीच के हैं। गुरु ठीक है, मित्र की राशि में उच्च के हैं, शत्रु की राशि में नीच के हैं। शुक्र में उल्टा है, शनि भी ठीक है, मित्र की राशि में उच्च के हैं और दूसरी राशि में नीच के। इसका संबंध, इसकी कुछ व्याख्याएं तरह तरह से मुझे कुछ नोट्स में मिला या यूट्यूब में मिला कि भाई मंगल कर्म का ग्रह है, इसलिए दशम भाव में वो, काल पुरुष के दशम भाव में वो उच्च का हो जाता है। मंगल को आराम नहीं पसंद है तो काल पुरुष के चौथे भाव में वो नीच का हो जाता है। तो काल पुरुष में भाई चौथा भाव कर्क राशि है। तो इस तरह का कुछ मुझे मिला। ठीक है, लेकिन हम खुद ही बहुत लॉजिकल हमको नहीं लगा, खुद ही उसको हम अपने बैक ऑफ द माइंड में उसको मैं नहीं बैठा पाया। भाई चंद्रमा शुक्र क्या है? शुक्र सुंदरता का प्रतीक है। सेकंड हाउस धन का हाउस है, चंद्रमा धन है, वो भी सुंदरता है, तो वो शुक्र की राशि में जाके उच्च का हो गया। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव अंधेरा है, शमशान है। ठीक है, तो वो वहां पर जाके नीच का हो गया। तो इस तरीके से देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग अगर चीजों को अगर पहले से पता है और चीजों को हम लोग उसको एक लॉजिक देना चाहें तो दे लेंगे। ठीक है, लेकिन ये जितनी भी थ्योरी, मुझे 2-3 थ्योरी मिली, मुझे समझ में नहीं आई, तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं करता हूं। और गुरुजी से 1-2 बार बात हुई तो गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं कभी आराम से समझा दूंगा। उन्होंने ये कहा कि ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ये बड़ा सिंपल सा इस लॉजिक को समझने का है कि ये उच्च नीच का क्यों होता है। लेकिन कुछ संजोग ऐसा हुआ कि ना मैं फिर पूछ पाया, ना वो किसी क्लास में बता पाए। मैं कोशिश करूंगा पूछने का, अगर मुझे पता चलता है मैं जरूर कन्वे करूंगा, क्योंकि आपने तो सिर्फ मंगल ही बोला, मैं इस पूरी सीरीज मेरे दिमाग में है। थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं जरूर बताऊंगा। हाँ लक्ष्मी जी।
सुदर्शन चक्र में आपने सर 3 लग्न और 2 प्रकार बताए सर, ठीक है। 4 ग्रह सर मित्र देव में हैं और 3 ग्रह मित्र असुर में। तो सर बुध प्रकृति वाइज कुमार हैं, तो ये आसुरी शक्ति में कैसे काउंट होंगे? देखिए, आसुरी शक्ति में कुछ ऐसा नहीं है कि उनकी प्रकृति कोई बहुत खराब हो गई। आसुरी शक्ति में सर इसको तो सब माना जाना चाहिए ना, तो या तो न देव में हो न या न असुर में हो, तो इसको असुर में कैसे डाला गया? इसके पीछे कोई लॉजिक? इस सर क्वेश्चन है, मैं इसीलिए नहीं, एकदम सही क्वेश्चन है, एकदम सही क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि भाई हर आदमी नहीं सोचता है। मैं बहुत क्वेश्चन में दिमाग में नहीं आता है, मैं मिस कर जाता हूँ। तो इसके पीछे मुझे जो लॉजिक लगता है, जब आप ग्रह मैत्री देखेंगे, चलिए उसको आप आसुरी नाम अगर हम हटा दें, जी सर, तब कोई देव और असुर नाम अगर हम आपको हटा दें, हम उसको कर दें पार्ट ए और पार्ट बी। सर अगर हम ऐसा भी करते हैं तो शनि और शुक्र के साथ बुध को काउंट नहीं होना चाहिए, ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। ये आपका मत है। मैं आपको ना ग्रह मित्रता पर मैंने एक छोटा सा लिखा है। उसमें हर ग्रह का जो मित्रवत और शत्रुवत होने का कारण है, ठीक है, मैं आज थोड़ी देर में ग्रुप में डाल दूंगा, आधे घंटे में। उसको पढ़िएगा। अगर वहां से संतुष्टि नहीं मिले उसमें, अच्छा, अब ग्रह मैत्री को डिफाइन करने का कोई लॉजिक है क्या? नहीं आपको सर, क्या लगता है? नहीं सर, हम लोग आज तक जो पढ़ते आए हैं उसमें बुद्ध को हम लोग सुकुमार मानते हैं, अचानक आसुरी में आ रहा है तो मैं हम कह रहे हैं आप आसुरी छोड़ दीजिए, आसुरी शब्द आप भूल जाइए। आप पार्ट ए बोलिए और पार्ट बी बोलिए, तब भी कोई दिक्कत है आपको? सर दिक्कत तो ये है कि बुद्ध को शुक्र शनि के साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही। अब ये सवाल क्या नैसर्गिक मैत्री चक्र पढ़ते हुए आपके दिमाग में आया कभी? नहीं सर, ये सवाल वहीं पर आना चाहिए था। हो सकता है कि मेरा ध्यान न गया हो या हाँ, मैंने इतनी डीपली एनालिसिस ये सवाल वहीं पे आना चाहिए। अब शुक्र, शनि और बुध आपस में मित्र क्यों हैं? शुक्र, शनि और बुध आपस में मित्र क्यों हैं? इसकी कुछ माइथोलॉजिकल घटनाएं हैं, पहली बात। दूसरा, इसको कई तरीके से लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मैं वही कह रहा हूं, मैं अपने उस आलेख को अभी डालूंगा थोड़ी देर में, मैं इस क्लास के बाद मैं डालूंगा। उसको पहले पढ़िए, वहां पर अगर कंफ्यूजन हो फिर हम लोग इस पे और आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, वहां पर जिस लॉजिक से इसको समझाने की कोशिश की गई है, मोस्ट प्रोबेबली मन वहां पर एक लॉजिक खोज लेगा। ठीक है। दूसरी बात कि बुध बच्चा है, बुध कुमार है, सूर्य के साथ बुध का क्या संबंध है? पिता पुत्र नैसर्गिक मैत्री में। बुध सूर्य को मित्र मानता है, सूर्य बुध को सम मानता है। ठीक है। बाप अपने बेटों को बहुत ज्यादा नहीं पुचकारता है। अगर अभी भी, पहले भी हम लोग सुनते आए हैं या अभी भी, अगर बच्चे को कुछ चाहिए वो जिद करता है तो मां से करता है, उसको पता है जिद पूरी हो जाएगी। उसको पता है पिता जिद पूरी नहीं करेंगे, वो जरूरत पूरी करेंगे, बशर्ते कि शाहरुख खान जैसे ना हो।
ठीक है। पिता जरूरत पूरी करेंगे, जिद पूरी नहीं करेंगे। पिता उसको थोड़ी कठोर परिस्थिति में भी डालेंगे, जिससे कि उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो, उसके चरित्र का निर्माण हो। माँ यहाँ पे थोड़ी कमजोर पड़ जाती है ममता के वश में होके। सूर्य ने बुध को शत्रु नहीं माना है, उसको सम माना है। उसको सम का मतलब कि सूर्य ने सोचा कि ऐसा नहीं कि मैं उसको मित्र बना लूं और उसका दिमाग चढ़ जाए, जो बोल होता है ना कि दिमाग चढ़ गया है, उसको दूर रखो तो सब कुछ, लेकिन रखो अपने पास। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, रखो अपने पास लेकिन विथ समभाव। बेटे को तो पिता की छत्र छाया चाहिए, उससे उसको बल मिलेगा, खासकर तब जब उसको पता है कि मेरा पिता राजा है। खासकर तब जब उसको यह पता है कि मेरा पिता राजा है, लेकिन मन अधोगामी होता है। ये क्या है? ये बच्चा है, ये कुमार है, ये गुरु को अपना शत्रु मान रहा है। आप बच्चे को छोड़ दीजिए, उसके पास दो ऑप्शन हो, पढ़ने का, खेलने का। बच्चा खेलेगा, बच्चा मजा करेगा जीवन में, बच्चा अनुशासन में नहीं बंधेगा। गुरु अनुशासन में बांधते हैं, इसलिए गुरु शत्रु है। शुक्र उसको मजा कराएगा, इसलिए शुक्र मित्र है। अब शुक्र मित्र है, ये भी राजसिक है। शुक्र भी भाई है तो राजसिक ही, मंत्री है। बुध तो राजसिक है ही है, राजा का बेटा है। अब किसी राजसिक व्यक्ति को आप बोल दीजिए कि तुम अपना कपड़ा अपने धो, अपना खाना खुद बनाओ तो खाओ। चलो तुमको कितना भी अच्छा पकवान खाना है, लेकिन बनाना तुमको खुद पड़ेगा। तो फिर उस राजसिकता का कोई अर्थ हुआ? नहीं हुआ। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए नौकर चाकर चाहिए। तो शनि क्या है? शनि भृत्य है। भृत्य माने नौकर। अब शनि ने क्या देखा? शनि ने क्या देखा कि भाई राजा रानी तो मालिक है, राजा रानी तो मालिक है, इनसे तो मेरी दोस्ती हो नहीं सकती है। मंगल भी सेनापति है, ये भी मालिक जैसा है, ये भी हमको हमेशा काम में लगाए रखता है। तो मुझे रिलीफ कहां से मिलेगा? मुझे रिलीफ इन लोगों की मित्रता से ही मिलेगा। मैं इनकी सेवा करूंगा और मैं भी मौज करूंगा। इसलिए इन तीनों के बीच मित्रता है। ऐसा किसी क्लासिक बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैंने नहीं पढ़ा, हो सकता है लिखा हुआ हो। किसी क्लासिकल बुक में हो सकता है इस तरह से व्याख्या की गई हो, मैंने नहीं पढ़ा। मेरे पास 5-6 क्लासिकल बुक्स तो है ही है, उसमें बड़ा प्लेन दिए रहता है, मैत्री चक्र बना रहता है। किसी के पास भी आप लोगों के पास जो भी किताब होगी, जातक पारिजात हो, सर्वार्थ चिंतामणि हो, बृहद पराशर हो, फल दीपिका हो, बृहद जातक हो, कोई भी किताब हो, वहां प्लेन ग्रह मैत्री चक्र दिया रहेगा। ये व्याख्याएं मैं जब आईकास में कोर्स कर रहा था, वहां पर एक गुरुजी थे, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से समझाई थी। इतने अच्छे ढंग से समझाई कि ये चीजें दिमाग में बैठ गई। उसके बाद आपको
याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा ये इसका मित्र है, ये इसका शत्रु है। पहला तो ये 2 ग्रुप आप बांट लीजिए। ये ग्रुप में या तो मित्र होगा, शत्रु तो नहीं ही होगा, बहुत होगा तो सम हो सकता है। ठीक है, शत्रु होने का तो सवाल ही नहीं है। वैसे वो वाला लेख मैं आपको भेजूंगा जो मैंने लिखा था, नोट्स बनाया था, सर, शायद अच्छा लगेगा। हाँ, जितना अभी विश्लेषण हुआ वो तो समझ में आ गया। जो आपने बताया सर कि शनि सेवक हैं, शुक्र उसको सब कुछ देते हैं, बुध सुकुमार है, फिर यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन उठता है। आप सोचेंगे लक्ष्मी बहुत लॉजिक में नहीं जा नहीं रही नहीं है। ना ना, सर अगर शनि सेवक है तो वो कर्म के कारक भी तो है, सुकुमार को कर्म भी तो दे सकते हैं। देंगे ना, सुकुमार को कर्म भी देंगे, लेकिन जीवन में एक चीज याद रखिए, यहां पर कोई आदमी है जो काम करते हैं, काम मतलब नौकरी चाकरी पैसा कमाने वाला। पूजा जी है, चलिए पूजा जी मान लीजिए 2 लाख रुपए महीने कमाती हैं नौकरी से या व्यवसाय से या किसी भी चीज से। अगर इनको कोई व्यक्ति बोले अच्छा उस 2 लाख रुपए कमाने के लिए इनको एक सर्टेन जीवन का रूल फॉलो करना होता होगा, अगर नौकरी करनी होती हो, नौकरी कर रही होंगी तो कंपनी के हिसाब से उठना होता होगा, ऑफिस जाना होता होगा, 8 घंटे बिताने होते होंगे, घर आना होता होगा। ये 8 घंटे या 10 घंटे घर छूटा रहता होगा, बच्चे अकेले होंगे, पति अकेले होंगे, सास ससुर, आई मीन, ठीक है। अब अगर इन्हीं को बोला जाए कि मैं आपको 2.25 लाख रुपए महीने देता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर में बैठे रहना है, हर महीने 1 तारीख को 2.25 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएगा, आप जैसे एंजॉय करना है जीवन को कीजिए, ये क्या प्रेफर करेंगी? ये प्रेफर करेंगी कि हमको 2.25 लाख नहीं, हम बोलेंगे हमको 1.5 लाख रुपए दे दो, लेकिन हम बस घर में रहे, अपने हिसाब से जीवन जिए। मन हमेशा अधोगामी होता है। अधोगामी मतलब मन हमेशा आराम खोजता है, नौकर भी आराम खोजता है, आनंद खोजता है, गुरु भी कुमार भी वही खोजेगा और मंत्री भी वही खोजेगा। धीरे धीरे क्लैरिटी आ जाएगी, आपको भी आएगी, हम सबको आएगी। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग ना मैं एक मिनट होल्ड कीजिए, सब लोग रुके। मैं अभी वही बात कर रहा था, तो सुबह में कोई क्लास नहीं है, तो हम लोग अभी इस वीक, अगर आप लोगों को दुर्गा पूजा और इसकी बहुत ज्यादा व्यस्तता नहीं हो, अभी तो कहीं पंडाल वंडाल लग नहीं रहा है, तो कुछ क्लासेस करके हम लोग इसको अब थोड़ा सा गति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कल छोड़ देते हैं हम लोग, परसों मंगलवार को क्लास कर लेते हैं, फिर गुरुवार को क्लास कर लेंगे, फिर शनिवार को तो है ही है, तो बीच में जो क्लासेस मिस हुए थे, खैर वो मिस हुए नहीं हुए अलग चीज है। सर मंगलवार की जगह बुधवार को कर लीजिए। ठीक है, बुधवार को कर लेते हैं, बुधवार और बृहस्पतिवार कर लेते हैं। सर टाइम क्या रखेंगे क्लास का? यही 10 बजे इज फाइन। सर 12 बजे से रख ले तो थोड़ा ठीक रहेगा क्या? सुबह बहुत जल्दी हो जाता है सर। नहीं, 12 बजे ना फिर एक क्लास होता है, वही मैं अभी फोन करके पता ही कर रहा था। 12 बजे उर्मी जी का एक क्लास होता है। हाँ निशि जी, अष्टमी है सर, वो हाँ? कंजक्शन है 13th को, आई थिंक बुधवार इज 13। हाँ सर,
वो भी अष्टमी नवमी पढ़ेंगी सर, ये सर मुश्किल हो तो जाएगी। ऐसा करें कि हम लोग कल एक क्लास ले लें, हाँ जी, कल ले लीजिए। कल ले Yes. लेते हैं, फिर मंगल बुध छोड़ देते हैं और Yes. गुरुवार को ले लेते हैं। ठीक है सर। सर अरे उस दिन भी नवमी रुकिए, है, कभी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सर। नहीं रुकिए, उधर से जवाब आ गया कि कल स्कूल जाना है, कल Yes. मेरी बेटी का बोर्ड एग्जाम है, उसको लेके उसको लेके जाना है। सर शाम का कर लीजिए 6 से शाम 8। में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा। अच्छा सर लेट नाइट कर सकते हैं सर, 9 बजे कर लेते हैं सर। मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर 9 बजे फिर देखिए, 9 बजे फिर वही दिक्कत होती है ना। आज जैसे आज सोमवार, आज 9 बजे हम लोग सोमवार और मंगलवार को तो कर सकते हैं। यस सर। अब प्रियंका जी उधर से सिर हिला रही हैं, इनके क्लासेस होते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग ना फ्राइडे सर दशहरा है, दशहरा है फ्राइडे सर। दशहरा तो शाम में होता है। सर मॉर्निंग में टीका करने नहीं जाते सर भाई को। अच्छा, आज हो गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अगली क्लास अब हम लोग 16 को ही करेंगे, शनिवार को, ठीक है। और उसके बाद उस वीक में दशहरा खत्म हो चुका होगा, ठीक है। उस वीक में 16 से मेरा बेसिक कोर्स भी शुरू हो रहा है, तो 16 को सुबह करके फिर उस वीक में हम लोग इसको एंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो दशा के बारे में मोटा मोटी हम लोगों ने कर लिया है, और इसके बाद गोचर के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ चीजें और बची हुई हैं, 3-4 मॉड्यूल होगा जिसको हम लोग कर ले। एक नक्षत्र को करना है, नक्षत्र को भी दशा के साथ ही करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसलिए चाह रहा था कि एक कंटिन्यूटी में हो जाता ना, तो याद रहता, चूंकि अगले वीक तक मैं खुद ही भूल जाता हूं कि मैंने पढ़ाया क्या है। एक आध बार मैंने फोन करके पूछा भी है प्रियंका जी से या विजय जी से कि भाई हम पढ़ाए क्या थे। तो अगले वीक हम लोग गोचर करेंगे और नक्षत्र करेंगे, उसके बाद सर्वाष्टक करेंगे, और 1-2 चीजें बची हैं उसको करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, प्रणाम, और हम लोग शनिवार को मिलते हैं।